ओके देन हिंदी की क्लास है। तो अभी हमारा जो आज टॉपिक होगा, व्यंजन खत्म हो चुके हैं, आप लोगों के स्वर भी खत्म हो गए थे। अभी का जो टॉपिक है आप लोगों का वो संधि का है। तो संधि में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, टोटल हमें संधि पढ़नी पड़ेगी। संधि को आप लोग दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लोग संधि लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में पूरा बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, संधि आप लोगों की जो होती है, ठीक है, इसमें तो आप लोगों का न का प्रयोग होता है, आधे न का, और इसमें आप लोगों का अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो अगर पूछ ली जाए इसमें से आप लोगों को, तो याद रखना इनके बारे में। अच्छा, संधि में आप लोग याद रखिए क्या क्या चीजें होती हैं आप लोगों की। संधि की जो आप लोगों की संधि विच्छेद होता है वो ये रहता है इसका। ठीक है, हमेशा याद रखना जो आप लोगों की संधि होती है वो किस किस के बीच में होती है। ये जो आप लोगों का प्लस का साइन होगा ये करेगा योग। तो आप लोगों ने याद रखना है जो संधि होती है आप लोगों की, ये जो सबसे पहले होता है इसे कहते हैं पहला पद, या इसे प्रथम भी कह सकते हैं, अन्यथा इसको पूरब भी कह सकते हैं। ठीक है, संधि हमेशा हमारी दो टुकड़ों में होती है, जिसमें आप लोगों का बीच में योग का शब्द होता है, जिसमें प्रथम और द्वितीय का रोल प्ले होता है, और ये होता है द्वितीय या दूसरा पद, या आप लोगों का परे भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने याद रखनी है, हमेशा याद रखना संधि किस किस में होती है। जो हमारी संधि होती है वो किस में होती है, प्रथम शब्द का अंतिम, प्रथम पद का अंतिम शब्द और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, ये आप लोगों का संधि करवाता है हमेशा। क्या बोला मैंने आप लोगों को, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये क्या होता है आप लोगों का, इनके बीच में ही संधि होती है। संधि का अर्थ मतलब क्या होता है, संधि का जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है मित्र, या मित्रता कह लो, मेल कह लो, या विग्रह कह लो, विच्छेद कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, विग्रह या विच्छेद। ओके, तो मैंने क्या कहा, प्रथम पद का अंतिम शब्द और दूसरे पद का प्रथम शब्द का जब भी आप लोगों का योग होगा, ठीक है, ऐसे आगे की डेफिनेशन लिख लो, का जब भी योग होता है और उनमें कोई बदलाव होता है, तो उसे कहा जाता है संधि। तो उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, और अगर प्रथम पद का, ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों का योग होने पर किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा आप लोगों का, तो वो आप लोगों का संधि नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस चीज में आप लोगों की एक डेफिनेशन क्रिएट होती है, अगर प्रथम पद के अंतिम शब्द में और द्वितीय शब्द के प्रथम, द्वितीय पद के प्रथम शब्द में किसी तरह का कोई भी बदलाव, जो ये वाली डेफिनेशन है इसको इसको आप ऐसे लिख लो, ये अच्छी रहेगी। किसी भी तरह का आप लोगों का बदलाव हो रहा हो तो ये संधि कहलाती है प्रधान संधि। प्रधान संधि। ठीक है,
और अगर प्रथम पद का अंतिम शब्द और द्वितीय पद का प्रथम शब्द, इन दोनों का योग होने पर जो आप लोगों का बदलाव हो वो यहाँ पे ना हो रहा हो, मतलब इन दोनों का जो जो भी होगा बदलाव होगा, यहाँ पे ना हो के कहीं और बदलाव हो रहा हो, बदलाव आप लोगों का कहीं और हो रहा हो, तो वो आप लोगों का क्या कहलाता है? वो कहलाती है गौण संधि। तो ये कहलाती है गौण संधि। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप जल्दी समझोगे। जैसे आप लोग लिखते हो रामायण, रामायण का जैसे ही आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो ये बनता है राम जमा आयन, राम जमा आयन, सॉरी, ठीक है, ऐसे आप लोगों का होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रथम पद का अंतिम शब्द आप लोगों ने उठाया और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड उठाया, तो इसने क्या बना दिया? इसने आप लोगों का यहाँ पे बनाया आ का उच्चारण क्रिएट किया ना, तब बना क्या आप लोगों का? माँ बना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही कुछ चेंजेस हुए, तो यहाँ पे ही आप लोगों के बदलाव हो गए, तो बन गया माँ। बट ये वाला जो न आया है, ये वाला न, ये कहाँ से आ गया? ये तो न था यहाँ पे, इनका जब हमने संधि विच्छेद किया तो न का न बन गया। तो म और आ के बीच में जो आप लोगों का बदलाव हुआ है वो कहलाया माँ, और ये क्या बना? ये बना प्रधान संधि। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे बदलाव हुआ है, कहीं और नहीं हुआ, तो ये प्रधान संधि कहलागी। पर जो आप लोगों का ण था इसका, वो बन गया न में, तो ये क्या कहलाई आप लोगों की? गौण संधि। तो इससे आप लोगों की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। जब भी प्रथम पद का अंतिम शब्द और द्वितीय पद का प्रथम पद, इन दोनों के बीच में बदलाव होता है आप लोगों का, तो वो प्रधान संधि होगी। जब प्रथम पद का अंतिम शब्द और और द्वितीय पद का प्रथम पद में जब बदलाव योग होता है और उनका बदलाव जो आप लोगों का कहीं और होता है, तो वो आप लोगों का गौण संधि कहलाता है। इसमें बदलाव वहीं पे होगा, इसमें बदलाव आप लोगों का कहीं और होगा। ठीक है, प्रधान संधि और आप लोगों को गौण संधि की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, आई होप। तो आगे बढ़े हम, अगर नहीं आई है तो बता दीजिए। ठीक है, तो संधि की जो डेफिनेशन है आप लोगों ने सिंपल सी याद रखनी है कि संधि की डेफिनेशन क्या होती है। तो दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव आप लोगों का संधि कहलाता है। दो वर्णों के योग से, मतलब आपकी डेफिनेशन सिंपल करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव संधि कहलाता है। ठीक है, अब ये जो आप लोगों के दो वर्ण हैं, ये वर्ण क्या हो सकते हैं? ये स्वर भी हो सकते हैं और ये व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, आप लोगों की जो संधि होती है, संधि के कितने प्रकार होंगे? ये प्रकार होंगे आप लोगों के तीन। डेफिनेशन नहीं याद करनी आप लोगों को, जैसे मैं बताऊंगा वैसे याद करना है इसको। ठीक है, तो अगर आप लोगों का दो वर्णों का योग, अगर प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण होगा अगर वो स्वर है, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ड है अगर वो भी स्वर है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पे स्वर हो और द्वितीय का प्रथम आप लोगों का व्यंजन हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता है आप लोगों का प्रथम का अंतिम व्यंजन हो और द्वितीय का प्रथम आप लोगों का स्वर हो, या तो ये हो सकता है, या हो सकता है दोनों ही आप लोगों के व्यंजन हो। ठीक है, लिख लो, ही आप लोगों को काम आएंगे ये। दोनों ही आप लोगों के क्या हो? व्यंजन हो। नहीं तो हो सकता है
कि प्रथम में आप लोगों की विसर्ग आ जाए और द्वितीय में आप लोगों की आ जाए स्वर, और हो सकता है प्रथम में आप लोगों की विसर्ग आ जाए और द्वितीय में आप लोगों का व्यंजन आ जाए। तो ये चीज मैंने आप लोगों से क्या कहा कि जो आप लोगों का दो वर्णों का योग होगा, स्वर व्यंजन और विसर्ग का, वो कितने प्रकार से होगा? वो 6 प्रकार से होगा। कैसे हो सकता है? हो सकता है स्वर और स्वर हो, स्वर और व्यंजन हो, व्यंजन और स्वर हो, व्यंजन और व्यंजन हो, और विसर्ग और स्वर हो, और विसर्ग और व्यंजन हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। आगे आप लोग समझिए, मैंने क्या कहा आप लोगों के संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? अगर प्रथम पद का अंतिम शब्द स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो वो कहलाएगी आप लोगों की स्वर संधि। स्वर संधि। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय का व्यंजन हो, और अगर व्यंजन हो प्रथम और द्वितीय स्वर हो, और अगर व्यंजन प्रथम हो और द्वितीय भी व्यंजन हो, तो ये कौन सी संधि आप लोगों की कहलाती है? तो ये आप लोगों की व्यंजन संधि कहलाती है। तो संधि का जो दूसरा आप लोगों का होगी डेफिनेशन, वो आप लोगों की व्यंजन संधि कहलाएगी। तो दूसरा भी आप लोगों ने लिख लिया। और तीसरी आप लोग समझ गए होंगे वो कौन सी हो सकती है, जिसमें विसर्ग और स्वर और विसर्ग और व्यंजन हो, तो वो आप लोगों की विसर्ग संधि कहलाती है। जी बताइए, जो आप लोगों की स्वर संधि है, जो आप लोगों की व्यंजन संधि है, और जो आप लोगों की विसर्ग संधि है, इसकी आप लोग डेफिनेशन समझ गए क्या हो सकती है? आप लोगों को तीनों समझ आ गई हैं? जल्दी से बता दीजिए यस और नो, फिर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना आगे। ठीक है जी, इससे आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। पहला इसका शब्द जो हो, पहली जो प्रकार होगा, वो आप लोगों का स्वर संधि का होगा। कि स्वर संधि आप लोगों की क्या क्या होती है। तो स्वर संधि मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने क्या बताया कि पहला जो आप लोगों का होगा प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का आप लोगों का प्रथम वर्ण। ठीक है, तो इन दोनों के योग से जो आप लोगों का बदलाव होता है, वो आप लोगों का स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, और इनका बदलाव यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, यहाँ भी स्वर होगा और यहाँ पे भी आप लोगों का स्वर होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो स्वर के साथ स्वर का योग होने वाला बदलाव आप लोगों का क्या कहलाता है? स्वर के साथ स्वर का ही योग होने का बदलाव आपका स्वर संधि कहलाता है। ओके, तो अब ऐसा नहीं है आप लोगों का कि एक ही रहेगा इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने होते हैं? 11। और ये 11 स्वर अपने आप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है अ और अ भी हो सकता है, अ और आ भी हो सकता है, अ और ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, री भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे जो आप लोगों के इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि स्वरों का जो यहाँ पे आप लोगों का योग रहेगा, वो कितना रहेगा? मैंने आपको क्या कहा कि जो आप लोगों का स्वर होगा वो अपने साथ भी यहाँ पे योग बना सकता है और अन्य स्वरों के साथ भी योग बना सकता है। तो 11 आप लोगों के टोटल क्या है? स्वर हैं। और 11 में से 11 ही अपने आप क्या कर सकते हैं? योग बना सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा कि इनका जो आप लोगों का कुल योग हो सकता है वो कितनी बार होगा? 121 बार। ठीक है, तो समझिए आप लोग। तो स्वर आप लोगों के जो स्वर संधि होते हैं, इसके भी आगे प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 5 टाइप होंगे आप लोगों के। तो यहाँ पे समझिए आप लोग क्या क्या होता है। स्वर और स्वर टोटल मैंने कितने बताए आप लोगों को? 11। कौन कौन से होते हैं? अ और आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, फिर यहाँ पे री होगी, ए होगा, दीर्घ ए, ओ और औ, ओ और औ।
ठीक है, 11 हो गए आप लोगों के। अब यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, ध्यान से समझना। जब भी आप लोगों का अ के साथ अ का योग होगा, अ के साथ आ का योग होगा, आ के साथ अ का योग होगा, और आ के साथ आ का योग होगा। जब भी ऐसा कभी भी आप लोगों को दिख जाए तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमेशा आप लोगों को क्या परिणाम देगा, ये परिणाम आप लोगों को हमेशा देगा आ का। ठीक है जी, समझ आ गया क्या परिणाम देगा आप लोगों को, आ का परिणाम देगा। इसी तरह ई का, यही लिखता हूं फिर, ई आप लोगों की लघु ई का, ई लघु ई से योग, लघु ई का बड़ी ई से योग। इसी तरह बड़ी ई आप लोगों की दीर्घ ई से योग, और दीर्घ ई का लघु ई से योग। तो ये हमेशा आप लोगों को क्या आंसर देगी, ये हमेशा हमारी दीर्घ ई बनाएगी। और इसने क्या बनाया, दीर्घ आ बनाया। ऊ का ऊ के साथ, लघु ऊ का दीर्घ ऊ के साथ, दीर्घ ऊ का ऊ के साथ, दीर्घ ऊ का दीर्घ के साथ। तो हमेशा आप लोगों को क्या आंसर देगा, दीर्घ ऊ आंसर देगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये समझ जाना। और ये तीनों ही आप लोगों की कौन सी संधि कहलाएंगे, दीर्घ संधि, क्योंकि इनका रिजल्ट किस में आ रहा है, दीर्घ में आ रहा है। तो ये आप लोगों का आंसर क्या होगा, दीर्घ संधि कहलाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि हिंदी व्याकरण में आप लोगों का जो री होता है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप लोगों की री आ जाएगी तो री के आगे कोई भी हम शब्द नहीं लेंगे। यहाँ पे दीर्घ संधि में आप लोगों के आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का प्रयोग होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोगों के कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बन गए। आ का बन गया दीर्घ आ का, दीर्घ ई का और दीर्घ ऊ का। ठीक है, तो इसमें क्या आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है कि दीर्घ संधि में आप लोगों के जो प्रथम पद होगा उसका अंतिम शब्द और द्वितीय पद होगा उसका प्रथम पद। ठीक है, इसमें हमेशा समान स्वर जुड़ेंगे। अ और अ समान है, अ और आ एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही फैमिली के हैं, आ और अ। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आप लोगों के दीर्घ संधि में हमेशा आप लोगों के समान स्वर ही जुड़ते हैं, इनके अलावा कोई नहीं आएगा। जैसे अ के साथ कभी भी आप लोगों का ई का प्रयोग नहीं होगा, अ के साथ ऊ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चले, यहां तक पता लग गया बच्चे आपको। आगे चलते हैं, फिर आप लोगों ने समझना है अ के साथ जब भी आप लोगों का ई का प्रयोग होगा, अ के साथ जब भी आप लोगों की लघु ई का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी तरह आ के साथ भी ई का प्रयोग होगा, और आ के साथ दीर्घ ई का प्रयोग होगा। तो रिजल्ट आप लोगों को ये क्या देंगे, रिजल्ट आप लोगों को ये देंगे हमेशा ए का। ठीक है, हमेशा ए का रिजल्ट आप लोगों को दिया जाएगा। अ के साथ जब भी ऊ का होगा, और फिर से आप लोगों का अ के साथ दीर्घ ऊ का होगा, और ऐसे ही आप लोगों ने लिख लेना जैसे ये बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेना बना के। तो जब भी इनकी कॉम्बिनेशन होगी, मैं एक एक लिख देता हूँ अ और आ। ठीक है, जब भी इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये क्या बनाएंगे आप लोगों का, ओ बना देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद आप लोगों ने और क्या समझना है, अ के बाद ई ले लिया, अ के बाद आप लोगों ने ऊ ले लिया। ठीक है, अ लिया, अ के साथ हमने दोनों ई भी ले ली, आ के साथ दोनों ई ले ली, आ के साथ ऊ भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया। अब लेंगे हम इसके साथ अ के साथ री। जब भी हम लेंगे अ के साथ री तो ये हमें रिजल्ट बना के देगा किसका, अर का, ये। ठीक है, और ये वाली संधि आप लोगों की क्या कर रही है, गुण बताएगी किसी का। ठीक है, तो ये गुण संधि कहलाएगी। तो गुण संधि में 3 चीजें हैं आप लोगों की, आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी आई होप। ठीक है, पता लग गया। इसके बाद सेम यही यही लिख लेना नीचे, अ के साथ जब भी आप लोग ए का प्रयोग करोगे, अ के साथ जब भी आप लोग बड़ी ए का प्रयोग करोगे, आ के साथ ए का प्रयोग करोगे, आ के साथ
दीर्घ ई ए का प्रयोग करोगे। तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने, जब भी आप लोगों का ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को दीर्घ ए आएगा। ठीक है, अ के साथ जब भी आप लोग ऐसे लिख लो, आप लोग अ और आ प्लस ओ और औ। ठीक है, जब इन चारों का कॉम्बिनेशन होगा हमेशा, तो ये आप लोगों के क्या बन जाएंगे, ये हमेशा आप लोगों को क्या रिजल्ट देंगे, ये रिजल्ट देंगे औ का। और ये जो दोनों मैंने आप लोगों को लिखाई हैं, ये आप लोगों की कौन सी संधि कहलाएंगी, ये वृद्धि संधि कहलाएंगी। ठीक है, ये कहलाएंगी कौन सी, वृद्धि संधि। ओके, ये बन गई आप लोगों की वृद्धि संधि। ये तीनों संधि आप लोगों को समझ आ गई, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि। कोई डाउट है बच्चे इसमें आप लोगों का? डेफिनेशन अब आप लोग अपने आप लिख सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए कोई डाउट है इसमें या नहीं है डाउट आप लोगों को। इसके मैंने आप लोगों को 5 प्रकार बताए हैं ना। ओके, ठीक है जी, लग गया पता। इसके बाद आप लोग समझेंगे आगे लघु ई, और जब भी आप लोगों की दीर्घ ई, इनका जब भी योग अन्य असमान शब्दों से होगा, सॉरी अन्य असमान स्वरों से होगा। आप लोगों ने देखा कि ई और ई दीर्घ संधि है, अ और आ दीर्घ संधि है, उ और औ दीर्घ संधि है। तो यही बात हम करेंगे, जब भी आप लोगों का ये कितने हैं स्वर, आप लोगों के 2, ये 2 स्वर हैं, इन 2 स्वरों का योग जब भी अन्य 9 असमान स्वरों से होगा, मतलब ई और अ का स्वर का योग होगा, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी का। तो ये अन्य असमान स्वर कितने होंगे, 9। तो ये क्या बनाएंगे, तो यहां से आप लोगों को एक बार लिख के बता देता हूं, जब भी आप लोगों का ई और बड़ी ई का योग होगा, अ से भी हो सकता है, सॉरी अ से हो सकता है, आ से हो सकता है। ठीक है, अ से हो सकता है, आ से हो सकता है, या ऊ से हो सकता है, दीर्घ ऊ से हो सकता है, री से हो सकता है, या ए से हो सकता है, या दीर्घ ए से हो सकता है, ओ से हो सकता है, या औ से हो सकता है। ठीक है, 2 तो ये भाई बहन अलग, और ये 9 इसके अन्य लोग, जब भी इनका योग होगा तो ये जो दोनों आपस में होंगे ये बना देंगे अपना रूप। ये दीर्घ संधि यहाँ पे यूज नहीं होगी, याद रखना। तो ये क्या बना देंगे अपना रूप, य बना देंगे। और इसके अलावा जो भी इनमें से कोई भी यहाँ पे प्रयोग होगा उसकी मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, जो भी असामान्य स्वर होगा उसकी मात्रा इनके बाद लगा दी जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, तो य के बाद आप लोगों को अगर अ आता है तो य बन जाएगा। जैसे मान लीजिए य है, य के बाद अगर आप लोगों का ऐसे लिखा हो, मान लो ई और आगे आ जाता है कोई आ वर्ड, तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों होंगे, इनमें से कोई भी होगा तो ये य का रूप धारण करेंगे और साथ में आप लोगों का क्या बन जाएगा, मात्रा आ की आएगी, तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों का या। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, ओके, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई है ना चीज़ें, आप लोग उससे कंफ्यूज मत होना कि मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया कि अ को जब हम ई से करेंगे, ठीक है, अ को हम दीर्घ ई से करेंगे तो इससे ए बनेगा। यहाँ पे उल्टा है, ये पहले दूसरे स्थान पर है। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख लेना कि अगर प्रथम पद के, ठीक है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर ई या ई या दीर्घ ई आती है और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण पर अन्य 9 असमान स्वर आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का य आएगा और इसके बाद अन्य 9 स्वरों की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, आप लोगों को पता लग गया होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ई और अ से ये बनेगा। और ऐसा ही सेम ये हो गया पहला, इसी में ही। अब दूसरा समझो,
अगर आप लोगों को आ जाता है ऊ और बड़ा ऊ, और इसके साथ आप लोगों के अन्य असमान स्वर जो होंगे, और अन्य असमान स्वर कितने हैं आप लोगों के? 9। ठीक है, तो अ होगा या ऊ होगा, तो ये क्या बनाएंगे? ये व बना देंगे, और इनकी क्या होगी? मात्रा लग जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद इनके अलावा अगर आप लोगों का री आता है कहीं पे, और री के साथ अन्य जितने भी बचे हैं, कितने बचे हैं? 11 होते हैं टोटल आप लोगों के। अन्य 10 जो भी होंगे, अन्य असमान स्वर जो होंगे 10, वो आएंगे। तो री आप लोगों का किसका रूप धारण कर लेगा? र का, और बाकी आप लोगों की मात्रा। ठीक है, और ये तीनों जो आप लोगों की होंगे, ये किस संधि की एग्जाम्पल है? ये आप लोगों की यण संधि की एग्जाम्पल है, यण संधि। अब बताओ इसमें आप लोगों को क्या डाउट आ रहा है? समझ आ गई आप लोगों को स्वर संधि क्या होती है? ये एक दिन में समझ नहीं, हमें संधि का टॉपिक एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम मैं आप लोगों को 5 दिन पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट एचएस के मेंस भी देने वाले हैं इस बार, और एलाइड और एनटी का और एसआई का भी। तो आप लोगों को एक छोटी छोटी चीज़ आनी चाहिए ये वाली। ओके, तो आप लोग जो स्टूडेंट हैं एचएस वाले, जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये ऐसी की ऐसी लिखनी पड़ेंगी। बाकी जो भी वनडे एग्जाम वाले हैं उनको सिर्फ ये पूछा जाएगा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जीओए, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी हैं पटवारी वगैरह के, आपको सिंपल बोल दिया जाएगा कि ये दे दी जाएंगे ऐसे आप लोगों को, और बताएंगे कि बताओ यण संधि की एग्जाम्पल बताओ, इसकी बताओ, उसकी बताओ। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। बाकी जो स्टूडेंट मेंस वाले हैं बच्चे, आप लोगों को ये लिखने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसको आप लोग, इसी कारण मैं आप लोगों को अपनी भाषा में समझा रहा हूँ कि आप लोग अपने भाषा में लिखोगे वहाँ पे, तब भी आप लोगों को मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे मत समझना कि नहीं मिलेंगे। किताबों से समझाने के लिए ये वाला जो टॉपिक है संधि का, सिर्फ एक दिन का है और 1 घंटे का है और 45 मिनट का। बट अगर अपनी समझ से आप 4-5 किताबें पढ़ के करोगे तो आप लोगों को 5 या 6 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी अगर पढ़ो तो एक ही बार पढ़ो, उसके बाद ना कहीं से भी ना पढ़ो। ठीक है, तो हिंदी का जो रहेगा वो मैंने आगे जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको सिर्फ मैंने रिकॉर्डेड बैच देने हैं, ये सिर्फ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं। इसके बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा ना, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा हो सकता है अच्छे से करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये प्लीज़ आप लोग ऐसा करना, संधि का टॉपिक गूगल के ऊपर सर्च करना, और इसके आप लोग एमसीक्यूज निकाल लेना, आप लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होंगे तो फिर मुझे बताना, अगर नहीं होंगे तो जिस दिन लास्ट दिन होगा आप लोगों का संधि का, उस दिन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड फॉर्म में मैं बताता रहूँगा इसकी एग्जाम्पल साथ साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ 8 बजे, और आज आप लोगों की मैथ की क्लास भी होगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 9 बजे। एचएएस में जो सी सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, आपको भी ज्वाइन करने चाहिए, जो 9 बजे मैं क्लास लूँगा आपको, तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सी सेट का पेपर आप लोगों का होगा, उसमें मैथ के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।